वेस्टर्न और यूरोपियन रीजन को देखा जाए तो अब इस समय कई सारे देश इसराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम G7 ग्रुप को ले लेते हैं। G7 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, जर्मनी और जापान आ जाते हैं। G7 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न और यूरोपियन देशों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग और लीडिंग कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा है। इस समय G7 के 7 देशों में से एक अकेला अमेरिका ही बचा है जो आज की डेट में लगातार इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका के अलावा G7 के बाकी सभी 6 देशों ने इसराइल को हथियार सप्लाई करना बंद कर दिया है। काफी सारे हथियारों के लाइसेंस कैंसिल करके डिलीवरी रोक दी है। मसला ये है कि इसराइल हमास वॉर अब गाजा तक सीमित नहीं रह गया है। पहले इसराइल की सेना बस गाजा में सैन्य ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन अब इसराइल की सेना गाजा से बाहर लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है। उसके ऊपर सीरिया में भी इसराइल ने 2-3 दिन पहले मिसाइल स्ट्राइक्स की थी और वहीं पर यमन के हूदीज के साथ भी इसराइल लड़ रहा है। ईरान के साथ तो काफी लंबे समय से लड़ाई चल रही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रहा है, इस पूरे युद्ध का लंबा चलना और रीजन के बाकी और देशों में फैलना, ये अमेरिका के लिए तो बेनिफिशियल है। अमेरिका की डिफेंस कंपनीज को इससे काफी मोटी कमाई होगी, लेकिन बाकी वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एंड अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में फैल जाता है तो दोबारा से वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। अमेरिका के पास तो अपना खुद का ऑयल भी है, हथियार भी बेच लेगा। इसराइल के सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन बीच में यूरोप और वेस्टर्न देशों को सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी कारण से अब कई सारे वेस्टर्न देश इसराइल से थोड़ी सी दूरी बनाते जा रहे हैं, यानी कि पीछे हट रहे हैं। और अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है, जो कि ईरान गैंग और इसराइल के बीच थोड़ा सा बैलेंसिंग अप्रोच लेकर चलना स्टार्ट हो गया है। कुछ दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनाई की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, जिसमें उसने गाजा और म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स की भारत के कश्मीर मुस्लिम्स के साथ तुलना की थी और दुनिया के सभी मुसलमानों को उसके लिए एक्शन लेने के लिए कहा था। लेकिन इसके जवाब में भारत ने बस एक स्टेटमेंट जारी करके इसको रफा दफा कर दिया, जबकि भारत को ईरान के एम्बेसडर को समन करके इसका विरोध प्रकट करना चाहिए था। क्योंकि साल 2022 में जब बीजेपी की नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर स्टेटमेंट दी थी, तब ईरान ने उस समय तुरंत ही भारत के एम्बेसडर को समन किया था, लेकिन यहाँ पर भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हैरानी वाली बात यह है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर 200 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, लेकिन सेम डे इंडियन नेवी के 3 वॉरशिप्स ईरान में ईरान की नेवी के साथ नेवल एक्सरसाइज करने के लिए गए थे। जबकि वही ईरान है जिसकी मदद से यमन के हूदीज विद्रोही भारत आने जाने वाले कार्गो शिप्स के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। ये वही ईरान है जिसने अभी भी भारत के 40 सेलर्स को डिटेन करके रखा हुआ है। ईरान ने जो वेस्टर्न देशों के कार्गो शिप्स सीज किए थे, उनके ऊपर भारत के क्रू मेंबर्स भी थे। एंड ऐसे 30 से 40 भारतीय क्रू मेंबर्स अभी भी ईरान की कस्टडी में हैं। अब ये कम नहीं था कि भारत सरकार अब लेबनान के लिए मेडिकल एड भी भेज रही है। इसराइल ने जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर वहां पर पेजर और वॉकी टॉकी अटैक्स किए थे, और जो हिजबुल्लाह के टारगेट्स के ऊपर आज की डेट में इसराइल लेबनान में एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, उसमें घायल लोगों के लिए भारत की सरकार ने मेडिकल एड, मेडिसिन और बाकी मेडिकल डिवाइसेस भेजने का फैसला किया है। एंड आपको पता है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के आतंकी घायल हुए थे, लेकिन भारत तब भी लेबनान के लिए मेडिकल एड भेज रहा है। इसकी जानकारी खुद ही लेबनान के भारत में एम्बेसडर रैबी नाश ने दी है। लेबनान के एम्बेसडर ने यह तक जानकारी दी है कि भारत ने खुद ही आगे से वॉलंटियर करके कहा है कि हम लेबनान के लोगों के लिए मेडिकल एड भेजना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार आज की डेट में जो इसराइल और ईरान दोनों के साथ रिलेशंस को जो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, इसके हमें क्या फायदे होते हैं या फिर क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि सामने से तो ईरान की तरफ से ना ही हमारे क्रू मेंबर्स को रिलीज किया जा रहा है, और ऊपर से ईरान ने अब कश्मीर मसले के ऊपर भी दखल देना स्टार्ट कर दिया है।